अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, एशिया कप को ख़त्म हुए ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो चला है। कल परसों जो है पूरा प्रिसाइजली एक हफ़्ता हो जाएगा और इंडिया जो है पाकिस्तान को हराकर ये टूर्नामेंट जीत भी चुका, लेकिन अभी तक उसे जीत की जो ट्रॉफ़ी थी इसकी वो अभी तक नहीं मिल सकी। क्यों नहीं मिल सकी ये पूरी दुनिया इस वक्त जानती है कि एक तनाज़ा पैदा हो गया और जो इंडियन टीम है उसने एसीसी के सदर मोहसिन नकवी से ये इनकार कर दिया था ट्रॉफ़ी लेने से। अब मामला जो है वो मज़ीद आगे बढ़ता है और उस मज़ीद आगे बढ़ने में इंडियन मीडिया जो है वो बड़ा इस वक्त मोहसिन नकवी के रोल को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, जो कि सदर है एसीसी के। और कभी ये कहा जा रहा है कि जनाब बीसीसीआई का इजलास हुआ और उसमें बड़ी सरजनिश जो है वो की गई मोहसिन नकवी से और एसीसीआई जो एसीसी जो है उसके हवाले से कहा गया कि आप फौरी तौर पर ये ट्रॉफ़ी जो है उनको वापस करें। और इसमें आईसीसी को भी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसको भी घसीटने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अपनी पोजीशन क्लियर करते हैं और बहुत वाज़े तौर पर उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया झूठ पर पलता है, हकाइक पर नहीं। मैं बिल्कुल वाज़े कर देना चाहता हूं कि मैंने कोई काम गलत नहीं किया और ना ही कभी बीसीसीआई से माफ़ी मांगी है, ना मांगूंगा। उन्होंने कहा कि ये घड़ी हुई कहानियां महज सस्ता प्रोपेगेंडा है जिसका मकसद सिर्फ अपनी आवाम को गुमराह करना है। ये इंडियन मीडिया के हवाले से वो बात कर रहे हैं। बदकिस्मती से भारत बार बार क्रिकेट में सियासत को घसीट कर इस खेल की असल रूह को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि बहैसियत एसीसी सदर मैं उस दिन भी ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और आज भी हूं। अगर वो वाकई चाहते हैं ट्रॉफी लेना तो खुशी से आइए और आकर एसीसी के दफ्तर से मुझसे ले सकते हैं। अब इसके पीछे जो सियासत हो रही है, जो खबरें आ रही हैं मुसलसल, वो ये कि जनाब एक तहरीक अदम एतमाद जो है वो आने की तैयारी की जा रही है बीसीसीआई की तरफ से, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। अब सूरत हाल कहाँ पर जाकर ठहरती है, ये मामला कहाँ पर जाकर रुकेगा या नहीं रुकेगा, क्योंकि अब एक नया मोड़ भी आ गया और वो ये कि जो विमेंस क्रिकेट टीम है क्या इंडिया पाकिस्तान के मैच में उसके ऊपर भी इसके असरात होंगे, क्योंकि सना मीर जो कि कमेंटेटर हैं और वो एक क्रिकेट प्लेयर का तारुफ करा रही थी कि जनाब ये नाम है नतालिया परवेज़, जिनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से था। उन्होंने इनका तारुफ कराया और उसके बाद इसके ऊपर भी बहुत इंडियन मीडिया जो है वो शदीद नाराज़ है कि आज़ाद कश्मीर का नाम क्यों दिया। बहरहाल इस वक्त इस पूरी पॉलिटिक्स से जो मुतासिर हो रहा है वो ये खेल है जो कि एक ज़माने में जेंटलमैन्स गेम कहा जाता था। बड़ा स्ट्रॉन्ग पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नई दिल्ली से हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चंद्रशेखर लुथरा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया लुथरा साहब आपका। और उनके साथ साथ अब्दुल माजिद भट्टी साहब, एक और नामवर नाम, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। माजिद भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लुथरा साहब, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जनाब ये मामला कहाँ पर जाके रुकेगा इस वक्त, और उससे भी पहले अगर फ़र्ज़ करें कि जनाब ये मैच पाकिस्तान की टीम ने जीता होता और फ़र्ज़ करें कि इसके एसीसी के सदर जो हैं वो अमित शाह होते और पाकिस्तानी टीम इनकार कर देती उनसे ये ट्रॉफ़ी वसूल करने से, तो उस वक्त इंडियन मीडिया किस तरह से इसको देखता, क्या होती उस वक्त, क्या सूरत हाल होती? देखिए, आज नहीं तो कल जो आपने सूरत हाल कही है यही होगा। ये आज हो, कल हो, 1 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, ये अब हो करके रहेगा। क्योंकि ये क्या है, एक दिन की हेडलाइन मैनेज करना, एक स्टेट के इलेक्शन को मैनेज करना, ये सब चीजें तो चलती रहेगी। और वैसे भी एक कहते हैं ना, हिटलर के टाइम में एक प्रोपोगंडा मशीन होती थी, वो कहते थे झूठ बोलो, इतना बोलो कि सबको सच लगना शुरू हो जाए। एक झूठ को बार बार कहोगे तो वो सच लगेगा। तो हालात कुछ उसी तरह के हैं। बाकी मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जो आपने बात कही है, मेरा यही मानना है कि आज हम वुमेन्स वर्ल्ड कप करवा रहे हैं, इंडिया करवा रहा है। कल को कोई भी टीम विनर बनती है, अगर इंडिया के अलावा मान लीजिए कोई भी टीम अगर विक्टोरियस बनती है, और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे जय शाह, कोई भी, क्योंकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, जय शाह जा रहे हैं और वो मना करते कोई भी टीम कि इनसे नहीं लेंगे, हम तो अपने कोई चीफ गेस्ट को बुलाएंगे, ये किस तरह का हो गया? और वो ट्रॉफी फिर कहाँ जाएगी? जय शाह अपने साथ नहीं ले जाएंगे, या कोई भी जो आईसीसी के लोग होंगे तो वो कहाँ लेके जाएंगे? तो उसमें क्या आप ये बोलो कि गलत ले गए, गलत ठीक हो गया, अब इसको देकर के हम किसी और मुल्क को देकर के आएंगे? वहीं से लेनी पड़ेगी आपको ट्रॉफी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्लीज, मैं आई एम नॉट ए ग्रेट फैन ऑफ
मोहसिन नकवी या मेरे को कोई उनसे कोई दुश्मनी या दोस्ती कुछ नहीं, बट एज ए एसीसी चीफ ये उनका प्रोटोकॉल था कि उन्होंने देनी थी। अगर वो डिसाइड करते मुझे नहीं देनी, किसी और को देनी है, हाँ। तो कोई और देता। अदरवाइज उनसे लीजिए, जाइए ट्रॉफी लीजिए, और नहीं ले रहे हो तो फिर बुलवाइए, झूठ और झूठ बोलिए और बोलिए, ट्रॉफी शायद खुद चल करके आ जाएगी एसीसी ऑफिस से बीसीसीआई तक। और वैसे भी हमारी एक्सटेंशन काउंटर है आईसीसी का, बीसीसीआई का एक्सटेंशन काउंटर ही है दुबई में। हाँ। पैसा वहां से पैसा वो बनाते हैं, पैसा हमारे पास ही आता है, घबराइए मत। और ये अंग्रेज लोग जो है, असली टेस्ट तो मेरा ये मानना है, और भट्टी साहब यहाँ बैठे हुए, भट्टी साहब और हमने बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट किया, भट्टी साहब और से मेरा यही मानना है कि एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि ये अंग्रेज लोगों का टेस्ट होगा कि आपको किसके साथ रहना है, और ये आपके साथ भी कभी होगा। ये अंग्रेज लोग बच नहीं सकते, इनको पैसा दे रहे हैं हम बिग थ्री मान के, इंडिया 40% ले रहा है उनको, 8% पे ही वो खुश है, लेकिन ये सबके सामने आएगा ये किसी दिन। ठीक है भट्टी साहब, आप बताइए, आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर यही चीज रेसिप्रोकल होती है जनाब वुमेन्स टीम के अंदर और वहां पे इस तरह की सूरत हाल हो, तो फिर क्या जवाब होगा फिर इंडिया के पास? देखिए इमरान साहब, मैं और लोथरा साहब हम लोग बेताशा में सीरीज इंडिया में भी कवर की, इंडिया से बाहर भी कवर की, और लोथरा साहब तो ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, इनमें भी अक्सर हमें नजर आते हैं। लेकिन ये जो आज की हम एक सिचुएशन देख रहे हैं, मैंने तो अपने कैरियर में ना इस तरह की जर्नलिज्म की है, ना इस तरह के हालात देखे। अब ये मेरे ख्याल में सियासत डोमिनेट कर रही है, खेल कहीं नजर नहीं आ रहा। बल्कि अगर आपको याद हो 87 में जब ब्यावलक साहब गए थे जयपुर पाकिस्तान इंडिया के टेस्ट मैच में, उस वक्त क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम आया था। फिर 2004 में परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जब पाकिस्तान में सीरीज हुई, तो उस वक्त कहा गया कि क्रिकेट जो है दोनों मुल्कों के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले करता है। फिर 2005 में जब हम इंडिया गए, तो मुशर्रफ साहब खुद दिल्ली के टेस्ट मैच में, मनमोहन सिंह साहब भी उनके साथ मौजूद थे। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे अब अपने कैरियर पे, हम भी आखिरी चंद सालों में हैं, लेकिन ये चीजें खेल में हो भी नहीं चाहिए। खेल को आप खेल तक रहने दें, सियासतदानों को सियासत करने दें। मुझे तो 15-16 बार इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ, हमारे दोस्त पाकिस्तान आते हैं, लेकिन हमें नहीं लगा कि हम पाकिस्तान में या इंडिया में, वो हम दिल्ली प्रेस क्लब चले गए, चंडीगढ़ प्रेस क्लब चले गए, बेंगलोर प्रेस क्लब चले गए, उसी तरह वेलकम करते हैं जिस तरह हम कराची प्रेस क्लब या लाहौर प्रेस क्लब में होते हैं। लेकिन अब ये सियासत में इतना आलूदा कर दिया है। मैं चूंकि अभी एशिया कप में दुबई में मौजूद था, कुछ नए हमारे दोस्त बॉर्डर के उस पार से आए थे। एक तो कम लोग हमें जानते थे, फिर जो थोड़े जानते भी थे, उनमें वो गर्मजोशी नहीं थी जिस तरह चंद्रशेखर लोथरा साहब के, या हमारे जो दूसरे और बहुत सारे दिल्ली में दोस्त हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये क्रिकेट से मामला बहुत आगे चले गए, तो मेरा तो ये ख्याल है। अच्छा जी, तो एक आखिरी बात कि मेरे ख्याल में फिलहाल दोनों मुल्कों को क्रिकेट के ताल्लुकात खत्म कर देने चाहिए, जब तक कि बीजेपी की पॉलिटिक्स अलग ना हो जाए और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात नॉर्मलाइज ना हो जाए। ये तो अब क्रिकेट से बहुत आगे मामला चलेंगे, या कम से कम शेखर साहब जैसे कह रहे हैं कि जब तक बिहार के इलेक्शन है तब तक यही मामला चलता रहेगा। इससे पहले भी प्रोग्राम में उन्होंने बिहार हटेगा, कहीं और आ जाएगा। देखिए हमारे यहाँ हर 2-4 महीने में इलेक्शन होता है, और अगले साल में बिहार, इस साल में बिहार है, फिर बंगाल का बड़ा इलेक्शन है, और वहां भी बीजेपी का स्टेक बहुत है, तो ये कुछ नहीं खत्म होने वाला। लेकिन भट्टी साहब जो कह रहे हैं कि नहीं खेलना चाहिए, भट्टी साहब कई जगह पे लगता है शायद बंद होना चाहिए, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर, या उस क्रिकेट लवर्स का क्या कसूर जो देखना चाहते हैं। exactly. आज भी मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, हम 3-0 से जीते, वो अभी भी 3 और खेलेंगे, हम जीतेंगे। लेकिन ये जो जीतने की जो चाह है ना, ये जो अलग चैनल्स पे और लोगों को एक बरगलाया जा रहा है, वहां पर प्रॉब्लम है। अच्छा ये मुझे बताइए जी शेखर साहब। इमरान साहब, ये जो बात लोथरा साहब कर रहे हैं ना, हमारे मुल्क में विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन क्लब है, बिल्कुल, रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फैन क्लब है, दोनों क्रिकेट छोड़ के रिटायरमेंट उन्होंने ले ली। तो अब हमारे लोग भी तो महरूम हो गए ना इतने बड़े प्लेयर्स को पाकिस्तान में एक्शन में देखने से। तो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई
इन बच्चों का क्या कसूर है? बाबर आजम को चले, मैं भी 2023 में इंडिया में था, बाबर आजम को कुछ लोगों ने देखा, कुछ बाबर आजम को अभी भी देखना चाहते हैं, कुछ शहंशाह अफरीदी को देखना चाहते हैं, लेकिन अभी पॉलिटिक्स ने इतना आलूदा कर दिया है इस खेल को। जी यकीनन ये खेलों के मैदानों की बड़ी तारीख रही है कि तमाम तर दुश्मनियों के बावजूद भी ममालिक ने बड़े ग्रेस के साथ स्पोर्ट्स जो है वो खेला है और बड़ी स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया गया है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और चंद्रशेखर लुथरा भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जी लुथरा साहब, आपने देखा होगा कि माजी में मोइन अली ने फ्री पैलेस्टाइन का एक रिस्ट बैंड पहना था और उसके साथ साथ उस्मान ख्वाजा जो है उन्होंने अपने जूते पे एक अमन का पैगाम लिखा हुआ था और इसके ऊपर बाकायदा आईसीसी ने बड़ा सख्त एक्शन लिया। नाउ सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक कैप्टन आकर एक पॉलिटिकल स्पीच दे दे, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दे और साथ ही साथ की तरफ से ये भी कह दे कि जनाब हमें एसीसी के सदर से ट्रॉफी नहीं चाहिए। क्या सियासतदान की एक कैप्टन की या एक प्लेयर की इतनी हैसियत होती है, उसकी इतनी से होती है जो यहां पर दिखाई गई? ये गरीब लोग हैं बेचारे, इनको मत फंसाइए। इस सूर्य कुमार एक छोटा सा प्लेयर है, एक फॉर्मेट खेलता है, ना वनडे खेल में इसकी जगह है ना टेस्ट में। कोई ऐसा नहीं है कि कोई सचिन तेंदुलकर है। हाँ अच्छा प्लेयर है, मैं भी चाहता हूँ ये आगे और खेले, लेकिन मेरा बड़ा क्लियर कट है। देखिए मुझे 30-31 साल जितना भी कवर करते हुए हो गया, जितना मैंने बड़ों से सीखा, जितने हमने सीखने के बाद दूसरों को अब हम बता रहे हैं, एक ही चीज है, वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो या आईसीसी हो, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी, सबका रूल सेम है। आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकते, ये मंच पॉलिटिकल नहीं है। ये जब रशिया और अमेरिका का भी आपस में मसला हुआ था 80 और 84 में, उसके बाद सबने बैठ करके यही डिसाइड किया कि मसले चलते रहेंगे। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर भी हुई थी, हिटलर ने करवाई, उस दौरान में 2 बार ओलंपिक्स नहीं हुए थे, लेकिन सबने डिसाइड किया कि ओलंपिक्स होने दो, खेल होने दो, जिससे कम से कम आप एक दूसरे से मिलते रहे। मैं भट्टी साहब शायद पता नहीं 2013 में थे या नहीं, जब हम एशियन गेम्स कर रहे थे इंचियोन में, एक मैच का मुझे याद है, बहुत अच्छा मैच था। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का फाइनल हो रहा था फुटबॉल का। अब दोनों का कमाल का, और आपको पता कितनी टेंशन थी उस दौरान। ये भी चल रहा था बायकॉट करेंगे, नॉर्थ कोरिया नहीं आएगा, बट बेटर सेंस प्रिवेल्ड और वो लोग आए थे और क्या वेलकम हुआ उनका। मुझे याद है कि वहां पर कोई साउथ कोरियन दिख जाता था, उसके लिए लोग पागल वैसे ही होते थे जैसे लाहौर में मेरे बड़े दोस्त बोलते हैं, रोटी खाने जाते तो होटल वाला पैसे नहीं लेता था कि नहीं तुम इंडिया तो आए हो, मैं नहीं लाऊंगा। मतलब कि ये उससे भी ज्यादा का वाला प्यार। और डिस्पाइट द टेंशन, और फाइनल हो रहा था और उस स्टेडियम में 50-55 हजार स्टेडियम लोग थे और वहां पर एक एक बच्चा हूट कर रहा था नॉर्थ कोरिया के लिए। वो कह रहे थे ये जीतेंगे, सब उनको बैक कर रहे थे, सब कह रहे थे कि बस हमारा पूरा दम लगा कर इन्होंने ही खेलना है। और इतना बढ़िया मैच हुआ। मुझे याद है 2 या 3 मिनट रुके थे या 1 मिनट था और सडनली साउथ कोरिया ने गोल कर दिया और नॉर्थ कोरिया बेचारे रोते रह गए और पूरा स्टेडियम रो रहा था। पूरा स्टेडियम कह रहा था ये क्या गलती होगी, इनको ट्रॉफी देकर, इनको गोल्ड मेडल देकर के भेजना था। तो इस तरह का मंजर था। ये मंजर वहां हो सकता है जहां इतनी टेंशन। हमारे तो मुल्कों का प्यार ही अलग है, पता नहीं किस गलतफहमियों में ये लोग सियासतदान हमारे बैठे हुए हैं। तो इसलिए मेरा मानना है बहुत सिंपल, जो आपके क्वेश्चन का एक लाइन में मैं जवाब दूं, जिस दिन सूर्य कुमार ने ये स्टेटमेंट दी थी उस दिन उसके अगेंस्ट अगर एक्शन हो गया होता तो ये मसला ही ना होता और उस दिन के बाद बिल्कुल सब कुछ ठीक होता। मिलाओ ना मिलाओ, अब उस बेचारे ने तो कम से कम टेंशन नहीं, उस बेचारे ने तो डर के अपनी सारी मैच फीस जो है वो भी जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को दान कर दी। ये बताइए कि जो ब्रॉडकास्टर्स बिल्कुल, हाँ ये ब्रॉडकास्टर्स ने जो इतना कमाया उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया? ब्रॉडकास्टर्स ने दिया कुछ फैमिली को? एग्जैक्टली। देखिए मेरे यहाँ पर मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरी टीम की या मेरे यहाँ पर, वहां पर एक गौतम गंभीर नाम के शख्स को चीफ कोच बना दिया है। अब वो चीफ कैसे हैं और कोच कैसे हैं ये भगवान जाने। उनको मैं बचपन से जानता हूँ, बचपन से मैंने कवर किया, मुझसे बहुत छोटे हैं, और उन्होंने जिंदगी में किसी गले महल्ले की टीम को भी कोच नहीं किया। वो मेंटर थे केकेआर टीम के, आईपीएल की टीम के, तो उसकी बिना पर भी वो कोच नहीं बन सकते थे।
हाँ। अब उनको कोच बनाया इसलिए क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, 5 साल उन्होंने कुछ काम नहीं किया, कुछ मुकदमेबाजियां हुई सुप्रीम कोर्ट तक, कोविड के दौरान वो पता नहीं क्या क्या करते हुए उनका एनजीओ वगैरह पकड़ा गया। तो उसके बाद उनको जब वहां से हटाना था, किसी और को टिकट दी, तो उनसे बार्गेन हुआ कि जाओ अब तुम कब्जे में ले लो इस टीम को, और इस टीम को अब अपनी मेंबर बनाइए पार्टी का। तो मेरा तो ये मान रहा है कि ये जितना भी सब कुछ गड़बड़ हो रही है वो गौतम गंभीर नाम के शख्स की वजह से हो रही है, और वो ही ये पॉलिटिसाइज सब कुछ कर रहा है। अगर ऊपर से भी ऑर्डर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता सूर्य कुमार को ऑर्डर आ रहे होंगे, वो गौतम को आते हैं और गौतम गंभीर जी आगे पास ऑन करके या ये अपने सारा हिसाब से मामला जो है पॉलिटिकल ड्रिवन है, सारा मामला जो है वो पॉलिटिकल ड्रिवन है। माजिद भट्टी साहब, अब ये बताइए, ये जो इंडियन मीडिया पे बड़ी बातें हो रही हैं कि जनाब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आई जाएगी, मोहसिन नकवी साहब उनको घेरा जा रहा है, क्या पॉसिबल है? एसीसी इस हवाले से कितना तगड़ा है? और जो एक फाइन लाइन होती है अमंग एसीसी एंड इसके अलावा आपके बीसीसीआई, ये इनके दरमियान ये कितनी तगड़ी है? देखिए, बीसीसीआई के पास इतना पैसा है अपनी स्पॉन्सरशिप की वजह से कि वो हर काम कर सकता है, लेकिन एसीसी के मैनिफेस्टो में आज तक हमने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देखा नहीं है। हाँ। ना उसके रेगुलर टूर्नामेंट होते हैं, कभी T20 टूर्नामेंट हो रहा है, कभी वनडे टूर्नामेंट हो रहा है। हाँ, अगर बीसीसीआई ने तहिया कर लिया तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा, लेकिन फिर ये लड़ाई जो है ना, ये खेलों की आलमी सालसी अदालत में लड़ी जाएगी। तो मेरे ख्याल में खेल को अगर अदालतों से बचाया जाए तो बेहतर है। बच्चों को क्रिकेट खेलने दें। आप आईसीसी के हवालों में, एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवालों में लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन खेल को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक भट्टी साहब, ये रोटेशनल चीज है, आप समझिए। ये एसीसी की चेयरमैनशिप ना आपकी है ना हमारी है, ये रोटेशनल है। हाँ। इसमें सभी मुल्क बनते हैं, और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इससे होता क्या है, कुछ नहीं होता है। एसीसी एक टूर्नामेंट इसलिए करवाया जा रहा है कि कम से कम सबको पैसा मिले। आपसे पहले आप देखिए 2007 में ही थी ना, कितनी टीमें आपकी खेल रही थी, 12-16 कितनी टीमें। आज टीमें कम रह गई है वर्ल्ड कप में। हाँ। आपको खिलाने के लिए लोग नहीं है। आपकी कीनिया बैंकरप्ट होगी, वेस्ट इंडीज की हालत खराब है, श्रीलंकन बोर्ड स्ट्रगल कर रहा है। क्या कर रहे हो ये क्रिकेट का ग्लोबलाइजेशन? आपने हम पहले गालियां देते थे सब लोगों को कि उन्होंने, पुराने लोगों ने कुछ नहीं किया क्रिकेट के लिए। अब जय शाह के अंडर तो और सिकुड़ता जा रहा है ये और कम टीमें होती जा रही। तो आप क्या सिर्फ आईपीएल खेलेंगे, सिर्फ अपनी क्रिकेट खेलेंगे, या सबको खत्म कर देंगे? इसीलिए मैंने आपको कहा अब अंग्रेज लोगों का टेस्ट होगा। अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस, पता नहीं होगा या नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, मैं सच कहूं, और मुझे लगता है कि इतनी हिम्मत नहीं है या ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ये हुआ तो ये आईसीसी तक भी बात जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान इज ए फुल मेंबर। वहां पर अंग्रेजों का टेस्ट होगा कि तुम्हें सिर्फ पैसा लेना है, तुम्हें क्रिकेट से कोई मतलब नहीं, तुम क्या गुलाम हो गए हो एक बीसीसीआई के? तो ये टेस्ट बहुत बड़ा होगा। और अगर सब मुमालिक इकट्ठे हो जाएं, मेरा तो ये मानना है, अगर आईपीएल में आज बड़े प्लेयर आने बंद हो जाए ना, तो आईपीएल और रणजी ट्रॉफी जो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट है, कोई फर्क नहीं रह जाएगा। किसी गलतफहमी में मत रहिए। आपका आईपीएल इसलिए बड़ा है क्योंकि आपके पास पैसा है, और पैसा है तो बड़े प्लेयर आ रहे हैं। जिस दिन बाकी के बोर्ड्स एनओसी देना बंद कर दें, जैसे बीसीसीआई नहीं देता अपने प्लेयर्स को बाहर खेलने का, तो किसकी औकात है? कौन सा आईपीएल रह जाएगा, कौन सा वो रह जाएगा? तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मुझे बताइए, जो आप बात कर रहे हैं, क्या ये विजडम प्रिवेल करेगी, ये सेंस प्रिवेल करेगी इंडिया में, वहां पर आपके बोर्ड में? नहीं, ये अंग्रेजों से जाके पूछिए। ये जो लोग पहले जब इनकी चलती थी, ये लोग इंडिया पाकिस्तान अपने बड़े प्लेयरों को भेजते ही नहीं थे कि यहाँ पानी अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, नाटक। और आज ये हालत है इन अंग्रेज लोगों की कि अगर इनको इंडिया का वीजा हम फ्री में दे दें, बिल्कुल पूरा परमानेंट, तो शायद घर भी यहीं बना लेंगे और यहीं रहेंगे, ये शादियां भी यहीं कर लेंगे, और कई लोग तो कर भी रहे हैं। तो इसलिए इनका देखिए, इनका जो धर्म, इनका असूल जो है, कुछ नहीं है, पैसे के अलावा कुछ नहीं है। इंडिया पैसा दे रहा है, इंडिया ने बिग 3 बना दिया, 40% हम रखेंगे, 8% आपको देंगे, उस पर भी खुश थे क्योंकि बाकी सब बैंकरप्ट हो रहे थे। तो मुझे कभी ये पॉलिसी समझ नहीं आई, ना मुझे श्रीनिवासन साहब इसलिए पसंद थे, ना उसके बाद से ये अब वाली हालात। बहरहाल ये जो रीत चली है, मैं समअप करना चाहूंगा, बहरहाल ये जो रीत चली है, इसमें सरासर नुकसान क्रिकेट का है। एक वो गेम जो कि इंडिया पाकिस्तान जब मैदान में होते थे, तो हम सब के, आपकी 1 अरब 40 करोड़ की पॉपुलेशन, पाकिस्तान की 25 करोड़ की पॉपुलेशन, हमारे दिल एक साथ
एक एक बॉल के ऊपर धड़कते थे, लेकिन ये सारी चीजें जो है अब सत्यानाश होने जा रहा है इस पॉलिटिक्स में। मुझे डर इसी बात का है बिल्कुल बिल्कुल कि ये इलेक्शन भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये जो क्रिकेट है ना, ये हमेशा के लिए ये लोग खराब करके जाएंगे। ये इसका बड़ा कोलैटरल डैमेज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर लुथरा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, नई दिल्ली से हमारे साथ। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। एक ऐसे वक्त में कि जब हुकूमत बड़ी मुआशी कामयाबियों के दावे कर रही है, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं जिन्हें हम यकीनन परेशान कुन खबर ही कहेंगे। और ऐसी एक खबर जो कि बड़ी मारूफ मल्टीनेशनल कंपनी P&G, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जिसने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान से अपने कमर्शियल ऑपरेशंस, अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बंद करने जा रही है। इस ऐलान के साथ ही हमने देखा कि एक जो माहिरीन है, जिसमें दोनों साइड की अगर हम बात करें, जो तनकीद करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों में बड़े ब्रांड जो है वो पाकिस्तान से वापस गए और पाकिस्तान में हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं कि फॉरेन कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, जबकि हुकूमत हमें दूसरा जो है वो रुख दिखा रही है कि और उसमें बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो पाकिस्तान में आ भी रही हैं, कुछ जॉइंट वेंचर्स भी हो रहे हैं और अंडर SIFC सूरत हाल जो है वो बहुत बेहतरी की जानिब जा रही है। हकीकत क्या है? अब्दुल अलीम खान साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं OICCI, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि बड़ी बड़ी पाकिस्तान से वापस जा रही हैं, क्या इतने ही बुरे हालात हैं कि इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान को उस रडार के ऊपर नहीं देख रहा अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, अगर तो आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल की स्टोरी से इसको रिलेट कर रहे हैं तो इसको मेरा नहीं ख्याल है कि इसको इस तरह से देखना चाहिए। उन्होंने, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अपना स्टेटमेंट दिया है और वो पब्लिश भी हुआ है। तो ये आप कहने वाले तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन एक तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सर्टनली है, नज़र भी आ रही है। इंटरेस्ट रेट्स हमारा 22% से घट के जो है वो 11% पे है। फिर इन्फ्लेशन जो 38 से कम हुआ है। ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं। तो ये आई डोंट थिंक कि उसको हम ये जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का जो डिसीजन है ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है और इंडिकेटिव है। उन्होंने बताया है कि वो हर मल्टीनेशनल का ये राइट होता है उनकी मैनेजमेंट का कि वो भी बाहर अपने इन्वेस्टर्स को ग्लोबली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनी है और बड़ा नाम है, ब्रांड नेम है। लेकिन पाकिस्तान में ऑपरेशन उनका जो है वो जाहिर है सोप और पैम्पर्स और इस टाइप के प्रोडक्ट्स में था और ऑब्वियसली कंज्यूमर गुड्स में उनका काफ़ी नाम है। बट उसको इससे लिंक करना कि उन्होंने किसी वजह से कि पाकिस्तान की पॉलिसी से कोई रिलेट करता है उनके डिसीजन, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वो इन्होंने इसको कोई इंडिकेशन नहीं दिए। वो उन्होंने दे वर अंडर नो प्रेशर। वो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है और रीस्ट्रक्चरिंग प्लान है वो उसके साथ जा रहा है। क्योंकि ये बातें हमने देखा ना, जब शेल पाकिस्तान से जा रहा था उस वक्त भी बड़ी चीज़ हुई थी, बाद में पता चला कि वो वाफी एनर्जी है, उसने स्टेक्स यहाँ पर ले लिए। तो ये आप OICC के जनरल सेक्रेटरी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस तरह की मूवमेंट्स को? तो मैं देखें, ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। ये चीज़ जो है ना, हर कंपनी का राइट है। मैं उसी तरफ आ रहा था, आपको बताना चाह रहा था कि उन्होंने बड़ा क्लियरली अपना स्टेटमेंट दिया है कि ये पाकिस्तान से रिलेटेड इसलिए नहीं है, इनका ग्लोबल स्ट्रेटजी होती है। इन्होंने जुलाई में एक स्टेटमेंट दिया था, बताए थे कि हम इतने 7,000 जॉब्स जो हैं ग्लोबली कम करेंगे। काफ़ी मुल्कों से ये निकले हैं, अर्जेंटीना से निकले हैं और अफ्रीका में कुछ कंट्रीज से, चाइना में इन्होंने कुछ प्रोडक्ट अपनी लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कोई छुपाई नहीं है। तो आई डोंट थिंक इसको इस तरीके से नेगेटिवली लेना चाहिए। सर्टनली हमारे लिए नेगेटिव ये है कि प्रोडक्ट तो इनकी अभी भी अवेलेबल होगी, लेकिन जो हमें नुकसान नज़र आ रहा है OICCI वो ये कि ये अगर ये ऑफिस अपना बंद करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इनकी प्रोडक्ट तो होगी यहीं होगी, कोई और करेगा इनके लिए, ठीक है ना। लेकिन ये हमें जो चीज़ नुकसान नज़र आ रहा है वो ये कि इनकी जो मल्टीनेशनल्स क्या लाती हैं, सिर्फ पैसा नहीं लाती हैं, वो साथ साथ स्किल्स लाती हैं, मैनेजर सर्विस प्रैक्टिसेस लाती हैं। तो वो जो प्रैक्टिसेस हैं, इनके जो टैलेंट है
वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है, और इनका प्रॉक्टर एंड गैम्बल का भी बहुत अच्छा था, और इन्होंने सिंगापुर में इधर उधर पाकिस्तानियों को ग्रूम करके रखा हुआ है। तो वो टैलेंट जो है, वो अपॉर्चुनिटी उनके लिए कम हो जाएगी, बट ऐसी चीजें होती रहेंगी। ये और हो सकता है कि उनकी रिप्लेसमेंट हो, वो जो मुलाजमीन है उनको कहीं और प्लेस किया जाए, जाहिर है कि काम तो चलना है। ऑलरेडी वो कर चुके हैं। ऑलरेडी साबुन का जो उनका बिजनेस है, उन्होंने साल पहले जो है पाकिस्तान की एक दूसरी कंपनी को बेच दिया था। तो हर चीज कंज्यूमर को बताने की जरूरत नहीं होती है। उनका जो सेफगार्ड साबुन है जो हमें बताया गया है, वो ये ऑलरेडी कोई और प्रोड्यूस कर रहा है, तो इनको रॉयल्टी मिलेगी, मिलेगी, टेक्निकल फीस मिलेगी, तो उनकी प्रोडक्ट रहेगी अपनी जगह। लेकिन अब वो डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन के थ्रू आएगी, या जो भी और उनका मैकेनिज्म होगा। लेकिन देखें, ये मैंने भी देखा है अखबार में, इसको लोग निगेटिव कॉनोटेशन ये दे रहे हैं कि हो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा निगेटिव इंप्रेशन है। ये चीज इस तरीके से नहीं लेनी चाहिए। बिजनेस डिसीजन कॉर्पोरेट का हक होता है। वो जो उनका जो ग्लोबल सीईओ है, उसको अपने इन्वेस्टर को भी जवाब देना होता है। अगर वो उसको नजर आता है कि पाकिस्तान जैसे मार्केट में इतना बड़ी प्रेजेंस रखने की जरूरत नहीं है, फिजिकली, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ सेटअप की, तो वो उसने कहा कि ये मॉडल नहीं, दूसरा मॉडल चलेगा। सही। लेकिन है ना, तो आई डोंट थिंक, और ऐसा होता रहता है। लेकिन देखें, जहां हम परेशान होते हैं OIC, वहां अगर कोई लोग पॉलिसी की वजह से जाते हैं, जैसे आज से 3-4 साल पहले तो काफी फार्मास्यूटिकल कंपनीज गई हैं, इस वजह से गई हैं कि प्राइसिंग पॉलिसी थी लेकिन गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रही थी। हाँ, लेकिन बाद में आपने देखा कि जनाब वही प्राइस जो मैकेनिज्म था उसको रिविजिट किया गया, और उसके बाद अब फार्मा कंपनीज, हमारी जो डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज हैं, वो ह्यूज प्रॉफिट्स भी बना रही हैं, और पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट्स है वो भी कोई मेरे ख्याल से 20 साल का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स के अंदर टूटा पाकिस्तान में फार्मा एक्सपोर्ट। तो ये हमारी उसमें हाँ, लेकिन उसमें सुल्तान साहब एक चीज थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा कि मल्टीनेशनल्स की बहरहाल टेक्नोलॉजी होती है, बिल्कुल, वो नई इन्वेंशन लाते हैं। पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज माशाल्लाह बहुत कर रही हैं। हाँ। लेकिन वो उस पर हमें अभी भी एतराज है, क्योंकि मल्टीनेशनल के जो अब नई प्रोडक्ट्स, वो जो इनोवेशन है, हाँ, वो नहीं ला रहे हैं। फाइजर गया यहाँ से, LI ले लिया, बहुत सारी कंपनियां गई, तो उनकी जो नई प्रोडक्ट्स है, ये हमें नहीं करना चाहिए था। जो हम मुस्तकिल गवर्नमेंट से एंगेज रहते हैं इसमें, और गवर्नमेंट काफी सुन रही है, SIFC से भी और दूसरे लोगों की से हमारी बातें होती हैं। देखें, पॉलिसी या तो आप बनाएं तो बड़े क्लियर रखें और उसको इम्प्लीमेंट करें। तो इस स्टेज पे हमें कोई ऐसा कंसर्न ये नहीं है। इश्यूज होते हैं हर जगह, जाहिर है, कोई टैक्स का किसी का इशू होगा। एग्जैक्टली, मैं उसी तरफ आ रहा था। जो बहुत ही ओवरबर्डन्ड है, आप टैक्सेस के हवाले से बात कर लें, आप एक्सचेंज रेट के हवाले से बात कर लें, आप रिपैट्रिएशन की जो बीच में कदगन आ गई थी उसके हवाले से बात कर लें, लेकिन फिर भी कंपनियां काम कर रही हैं। इन्वेस्टमेंट जो FDIs आपके मिसाल के तौर पर 2020 में 2.06 बिलियन थे, 2021 में 2.15 बिलियन, 2022 में 1.46, थोड़े से कम हुए थे, 2023 में 2.05 बिलियन, और 2024 में 2.57 बिलियन। या तो ये होना कि एकदम सब इरोड हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, और होगा भी नहीं अनलेस कोई हम हिमाकत करें। हम देखें, और गवर्नमेंट इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। गवर्नमेंट को मालूम है, गवर्नमेंट समझती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को ये जरूर है कि राइट हैंड डजंट टॉक टू द लेफ्ट हैंड एट टाइम्स। तो वो टैक्स की पॉलिसी अगर कोई बना रहा है और फर्ज कीजिए दूसरे लोग सफ़र कर रहे हैं, तो उसको भी देखना चाहिए। उसके लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, SIFC है, दूसरे इदारे हैं, और हमारे जैसे इदारे हैं जो हम जाके बात करते हैं, शोर करते हैं, और इवेंचुअली रिजल्ट आ जाता है। लेकिन बहरहाल ये अब जैसे आपने अभी एक बड़ी अच्छी बात की, अब जैसे मैं नहीं कह सकता हूँ अबाउट प्रॉक्टर एंड गैम्बल, लेकिन डिवैल्यूएशन से पहले उनका जो प्रॉफिट था और वही प्रॉफिट डिवैल्यूएशन के बाद जाहिर है वो कम हुआ है, रुपए में थोड़ा सा बड़ा होगा। तो अब वो जो हेडक्वार्टर में जो साहब बैठे होंगे लंदन US में, उनको वो डॉलर कम नजर आए होंगे, तो उन्होंने हो सकता है सोचा कि यार ये इस मॉडल में सही रहेगा या उस मॉडल में सही रहेगा। तो इसी तरीके से शेल गया था, किसी और वजह से गया था, तो और चीजें हैं, लेकिन हमें ऑन गार्ड रहना चाहिए। ये देखें ना, और लास्ट वर्ड मैं इसके ऊपर ये भी चाहूंगा कि ये जो इस वक्त टैरिफ वॉर जो दुनिया में चली है, अमेरिका आपके डोनाल्ड ट्रम्प साहब की, इसके आफ्टर मैच में आप देख रहे हैं कि इस तरह की चीजें आ सकती हैं, अपनी रीपोजिशनिंग करेंगी कंपनीज। हमें उम्मीद तो यही है कि हमारे लोग जो है इसको पोजीशनिंग को देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि वो US अपनी इसको स्टेबिलिटी लाए। वो आज एक दिन 1% होती है, दूसरे दिन दूसरी % होती है, लेकिन अगर स्टेबिलिटी आती है तो हमें लॉट मेनी
अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर इन्वेस्टर्स, फॉर आवर मैन्युफैक्चरर्स, तो हमें करना चाहिए और हमें अब आगे निकलना चाहिए, सिर्फ शिकायतें नहीं करनी चाहिए। आई थिंक अपॉर्चुनिटी को भी देखना चाहिए और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को या और काम नहीं कर रहे हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। बट ओवरऑल स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ OICCI, हमें इस वक्त जो है वो कंपैरेटिवली फील गुड फैक्टर की जो स्टेबिलिटी की आपने बात की, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और दूसरी हमेशा सारी चीज़ें एकदम से सारी अच्छी नहीं होती, लेकिन पिछले से बेहतर है थोड़ी सी। ठीक है, यानी कोई बहुत ये जो एकदम बहरान किसी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही थी या कम से कम इस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा था, बताया जा रहा था, वैसे हालात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, और देखें इस कंपनी ने भी बड़ा फेयरली सारा स्टेटमेंट दिया है, तो आई थिंक व्हाई शुड वी रीड मोर देन व्हाट दे आर सेइंग, बट दे आर अंडर नो प्रेशर टू एक्सप्रेस समथिंग लेस। सो इस कंपनी ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली दिया है, एंड आई थिंक आप इनके स्टेटमेंट्स पढ़े जुलाई में जो आए हैं, लोग पढ़ते नहीं है, लोग पीछे यही मसला है सारा कि लोग पढ़ते नहीं हैं और ज़ाहिर है कि जो चीज़ें उनको फिर उसी तनाजुर में देखा जाए, अदरवाइज चीज़ें फिर आप परेशान वाले एंगल से देखेंगे, उस ऐनक से देखेंगे तो हर चीज़ हर जगह पे फिर परेशानियां ही नजर आएंगी। देखिए हम अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को जब हमारे पास आते हैं हम पहले कह देते हैं कि देखें वी आर नॉट सिंगापुर, वी आर नॉट द परफेक्ट कंट्री, वी हैव अपॉर्चुनिटीज बट वी हैव इश्यूज आल्सो। सो यू जो नए आते हैं तो हम उनको बता देते हैं, लेकिन इश्यूज रिजॉल्व भी हो सकते हैं और हुए हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ नहीं होते बहुत शुक्रिया अब्दुल अलीम खान साहब, सेक्रेटरी जनरल OI इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और इस पूरे मामले पर OICCI का व्यू जो है वो पेश कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।